बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी खाला की बेटी से मुझे मोहब्बत थी, पर उसने मुझे बहुत हिकारत से रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं कम तालीम याफ्ता था। फिर उसकी शादी एक पढ़े लिखे अमीर लड़के से हुई। वो जब मिलने आती महंगे तोहफे लाती और बहुत खुश होती, लेकिन फिर अचानक उसकी तलाक हो गई। मैं उससे बदला लेना चाहता था, जब भी उसे शादी का पैगाम दिया। इस बार वो मान गई। मैं शादी की रात उसे अजियत देने उसके करीब गया, पर जो ही उसके जिस्म पर ताजे गहरे जख्म के निशान देखे, मैं तड़प उठा। फौरन गुस्से से पूछा कि ये जख्म पुप्पो के बेटे की शादी थी। हंगामे और शोर की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल हुजूम से बेनियाज था। मेरी नजरें शिद्दत से नाजिया को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। खाला के साथ उसकी गैर मौजूदगी ने मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी में डाल दिया था। शायद वो घर में अकेली होगी। इस ख्याल के आते ही सबकी नजरों से बचते बचाते हुए मेरे कदम खुद ब खुद खाला के घर की जानिब उठने लगे। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने इधर उधर देखा। माहौल पुरसुकून था, कोई देखने वाला नहीं था। मैंने जल्दी से दीवार फलांगी और दबे कदमों के साथ घर में दाखिल हुआ। मेरे दिल में अजीब सी सरशारी थी। नाजिया का कमरा पहचानना मेरे लिए मुश्किल न था। कमरे के करीब पहुंचकर मैंने धीरे से खिड़की के पर्दे को हटाया। जैसे ही मेरी नजर अंदर गई, मेरी सांस थम गई। नाजिया आईने के सामने खड़ी थी, अपने लहंगे की कुर्ती की जिप के साथ उलझ रही थी। उसके दूधिया सफेद हाथ कमर के पीछे करती जिप में उलझे हुए थे और सामने आईने में नजर आता उसका हसीन सरापा। मैं तो अपने होश गंवाने लगा। वो मंजर ऐसा था कि मुझे लगता था कि मेरी सांसें ही रुक जाएंगी। वो अपनी जिप बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम हो रही थी। मैं सांस रोके खड़ा रहा, हर लम्हा उसकी तरफ खींचता चला जा रहा था। वो थी ही इतनी हसीन, दूध मक्खन जैसी गोरी रंगत, स्याह रेशमी बाल, मासूम चेहरा जिस पर हल्की सी परेशानी थी। उसकी नजरें आईने में अपने अक्स पर थीं, लेकिन मैं आईने में उसकी रूह को खूबसूरती से देख रहा था। नाजिया के हल्के से झुकने से उसके लिबास की सरसराहट, कंगन के टकराने का शोर और उसकी सुराहीदार गर्दन में चमकता हुआ जेवर उसकी गोरी जिल्द के साथ ऐसा लग रहा था जैसे सितारे आसमान पर जगमगाते हों। मेरा दिल चाहता था कि यह मंजर कभी खत्म न हो और मैं उसको यूं ही देखता रहूं। मेरी जिंदगी में ये वो वाहिद लड़की थी जिससे मैं आवाज देकर यह बताना चाहता था कि उसकी मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत है। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे लबों पर ताले लगे हुए थे। मैं बस उसे टुकर टुकर देखता रहा, जैसे कोई प्यासा सहरा में पानी के एक कतरे को देख रहा हो। नाजिया मुसलसल अपनी कुर्ती की जिप के साथ लगी हुई थी। उसने एक आखिरी कोशिश में जिप को खींचने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उसने थककर अपना सर नीचे झुका दिया और उसके स्याह बाल उसके चेहरे पर फैल गए। वो मंजर इतना दिलकश था कि मेरे अंदर एक तूफान उठने लगा। मैं उसकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन यह खौफ भी था कि कहीं वो मेरी इस जुर्रत को गलत ही ना समझे। लेकिन फिर मुझसे रहा ना गया। मैंने दरवाजे पर लगे पर्दे को धीरे से सरकाया और अंदर कदम रख दिया। नाजिया मेरी मौजूदगी से बेखबर रही। मैंने आहिस्ता से उसकी तरफ कदम बढ़ाया और उसके करीब जाकर उसकी जिप को खींचकर ऊपर किया। आईने में हमारी नजरें मिली और उसके होंठों पर एक दिलावेज मुस्कुराहट फैल गई। हाय अल्लाह, तुमने तो डरा ही दिया। तुम अंदर कैसे आए? उसने हैरानी से पूछा। मैंने उस पर नजरें जमाए हुए जवाब दिया, दीवार फलांग कर। उसने शरारत से अपना निचला होंठ दबाया और बोली, अगर कोई देख लेता तो? मैंने दिल की गहराइयों से कहा, मैं किसी से नहीं डरता, बस एक से डरता हूं। और वो कौन है? उसने हंसते हुए पूछा। वो तुम हो नाजिया। मेरा दिल हर वक्त तुम्हें खोने से डरता है। मेरे लफ्जों में मोहब्बत का ठाटे मारता समंदर था। वो आने के सामने से हटकर मेरी तरफ मुड़ी और बोली, अगर अभी कोई आ गया तो यकीन करो तुम्हें बड़ी मार पड़ेगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मार खाने को भी तैयार हूं, लेकिन तुम्हें खोने का खौफ मुझे चैन नहीं लेने देता। वो मेरी बात पर खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी मेरे दिल को एक अजीब सुकून दे रही थी। मैंने अपनी जेब से एक छोटी सी डबिया निकाली जिसमें एक सादा सी सोने की अंगूठी रखी हुई थी। मैंने उसकी उंगली पकड़ी और अंगूठी पहना दी। ये अंगूठी मैंने कई महीनों की मेहनत से बनाई है। अभी ये बहुत हल्की है, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें इससे भी कीमती जेवर दूंगा। नाजिया ने अंगूठी देखकर खुशी से कहा, तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे सोने के जेवर पसंद है? मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारे दिल की हर बात जानता हूं नाजिया। वो अंगूठी पहनकर खुश थी और मैं उसे देखकर खुश हो रहा था और खुद को इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझ रहा था जो अपनी महबूबा की एक दीवाना ख्वाहिश को बिलाखिर पूरा कर गया। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि खाला के घर एक इंतहाई अमीर कबीर घराने से नाजिया के लिए रिश्ता आया है। मगर मैं मुतमईन था, क्योंकि मैं जानता था कि नाजिया मुझे बेपनाह चाहती है और मेरी मोहब्बत की निशानी अभी तक उसकी उंगली में थी, जो इस बात का सबूत थी कि वो मेरे अलावा तो किसी की भी नहीं हो सकती।
लेकिन मेरी ये खुशफहमी जल्द ही दूर हो गई जब मुझे पता चला कि खाला ने नाजिया का रिश्ता किसी जाजिब नामी लड़के से तय कर दिया है। यह खबर नहीं थी, बल्कि एक बिजली थी जो सीधी मेरे दिल पर जाकर गिरी थी। मेरा दिल टूट चुका था। मैंने नाजिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार मुझसे नजरें चुरा लेती। एक दिन उससे बात करने का जब मुझे मौका मिला तो मैंने उससे उस बेवफाई के बारे में सवाल किया कि तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खा रखी थी, फिर तुम्हारे और मेरे दरमियान आखिर ये जाजिब कहाँ से आ गया? हमारी मोहब्बत इतनी कच्ची तो ना थी कि अमीरी की एक छींट से मिट जाती। उसने मेरी तरफ बेपरवाह नजरों से देखा और कहा, मोहब्बत ख्वाब होती है और ख्वाब हमेशा हकीकत नहीं बनते। मैं अपनी जिंदगी में सुकून और आसाइश चाहती हूँ जो तुम नहीं दे सकते। ये अल्फाज मेरे दिल पर खंजर की तरह लगे। मेरी मोहब्बत, मेरी मेहनत, सब कुछ लम्हों में रेजा रेजा हो गया। वो अंगूठी जो कभी उसकी खुशी का बायस बनी थी, आज उसके लिए महज एक मामूली चीज बन गई। उसने अंगूठी उतारी और मेरे कदमों में फेंक दी। खाला भी अपनी बात पर अड़ी रही। उन्होंने मेरी माँ से साफ कह दिया कि मैं अपनी बेटी को ऐसी जगह ब्याहने के बारे में सोच भी नहीं सकती जहां वो हर चीज के लिए तरसे। आखिर हर माँ की यह ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की शादी ऐसी जगह हो जहां वो खुशहाल जिंदगी गुजार सके, और पैसों के बगैर तो खुशहाल जिंदगी का तस्वुर ही मुमकिन नहीं। अगर खुशकिस्मती से एक अच्छी जगह मेरी बेटी का रिश्ता हो रहा है जहां उसके ख्वाब पूरे हो सकते हैं, तो मैं क्यों उसकी खुशियों में रोड़े अटकाऊं? अम्मी ने उनकी सारी बात सब्र और तहम्मुल के साथ सुनी और उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी खाला ने अम्मी की बात मानने से इनकार कर दिया। अम्मी खाला के घर से रोती हुई निकली और घर आकर मेरे गले लगकर रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं नाजिया से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। हालांकि अम्मी ने खाला को बहुत वास्ते दिए, अपनी झोली तक खाला के आगे मेरे लिए फैला दी कि मेरा इकलौता बेटा है और नाजिया उसकी वाहिद खुशी है, ये खुशी उससे मत छीनो। लेकिन खाला ने एक न सुनी। अब अम्मी मेरे चेहरे को हाथों में लिए मुझे हौसला ही देती रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे जिस्म से जान ही निकल गई हो। अब्बा के मरने के बाद अम्मी ने अपनी सारी जवानी मुझे पालने पोसने में सर्फ कर दी। उनका मेरी जिंदगी पर बहुत बड़ा एहसान था। वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, जवां जहां होने के साथ साथ वो बेपनाह खूबसूरत भी थी। लेकिन मेरी मोहब्बत में उन्होंने दूसरी शादी न की, सिर्फ इस खौफ से कि न जाने सौतेला बाप मेरे साथ क्या सुलूक करे। लिहाजा मैं अपनी तड़प को अम्मी के सामने जाहिर न होने दिया, क्योंकि मैं जानता था कि वो मुझे देखकर दुखी हो जाती हैं और मैं अपनी माँ को कम से कम अपनी जात से कोई दुख नहीं देना चाहता था। लेकिन जब मैं अकेला होता तो सारी रात मेरा तकिया मेरे आंसुओं से भीगता रहता। नाजिया की तड़प मुझे इतना बेसुकून करती कि कभी कभी मेरा दिल चाहता कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। लेकिन फिर जब अम्मी का चेहरा मेरी नजरों में घूमता तो मैं अपने फैसले पर अमल दरामद ना कर पाता। फिर हमारे देखते ही देखते नाजिया का निकाह तय हो गया और मैं अपनी मोहब्बत अपने सामने किसी और की होते हुए देखता चला गया। उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि कुछ लोग मोहब्बत को सिर्फ एक ज़रूरत के तौर पर ही देखते हैं। जहां ज़रूरत ख़त्म वहां मोहब्बत भी ख़त्म कर देते हैं। मैंने अपनी दुनिया, अपनी खुशी, सब कुछ नाजिया के नाम कर दी, लेकिन जब उसे मुझसे बेहतर मिला तो उसने सब कुछ लम्हों में ख़त्म कर डाला, यहां तक कि मुझे भी। मैं देखने में बस एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अगर थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी तो वो अपनी माँ की खातिर लेता था। जानता था कि मेरे अलावा उसका पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और फिर मेरी जिंदगी में वो बदनसीब लम्हा भी आ गया जब वो रुखसत होकर जाजिब के घर जा रही थी। वो अपने उरूसी लिबास में किसी मलिका से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर बेपनाह खुशी थी जिसे देखकर मेरा दिल डूब रहा था। मुझे अपना वो लम्हा याद आया जब मैंने फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब करके सेविंग की और उससे सोने की अंगूठी बड़े ही अरमानों के साथ नाजिया के लिए खरीद कर लाया, मगर आज उसकी उंगली में किसी और के नाम की कीमती तरीन अंगूठी चमक रही थी। मैं अपनी मोहब्बत के इस अंजाम पर बेतहाशा रोया। वो जब से रुखसत होकर गई एक लम्हा भी मैंने सुकून का नहीं काटा। मेरी जॉब भी खत्म हो गई क्योंकि मैं जहनी तौर पर इतना परेशान हो गया कि अपने ही काम पर से मेरी तवज्जो हट गई। ये शुक्र था कि अब्बा की पेंशन आती थी तो घर का निज़ाम चल रहा था, वरना इस डिप्रेशन के साथ घर चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। अम्मी मेरी कैफियत समझ रही थी, इसीलिए हर वक्त पढ़ती पढ़ाती रहती और मुझ पर फूंकती, और साथ ही साथ अपने लफ्ज़ों का मरहम भी मेरे दिल पर रखती। लेकिन मोहब्बत का ये जख्म इतना गहरा था कि हम दोनों माँ बेटा इस घाव को भर ही नहीं पा रहे थे। एक दिन दरवाजे की कुंडी की आवाज़ ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। अभी मैं चाय का कप लबों तक लेकर ही गया था कि अचानक फुप्पो की आवाज़ गूंजी, अरे राहिला, ए राहिला, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, कुछ सुना तुमने? फुप्पो का लहजा इंतहाई पुरजोश था। उनकी सांसें फूली हुई थी, लेकिन मैंने इतना नोटिस नहीं लिया
क्योंकि मैं अपनी फुप्पो की आदत को बहुत अच्छे से जानता था कि वो छोटी सी बात का पतंगड़ बना देती है। अलबत्ता मेरी अम्मी हस्बे आदत बावर्ची खाने से दौड़ती हुई निकल आई। क्या हुआ आपा, खैरियत तो है? उन्होंने पप्पो को देखते ही पूछा। पप्पो ने एक लम्हा भी जाया किए बगैर कहा, तुम्हारी बहन फजीला की बेटी नाजिया का जहेज का सामान वापस आ गया है और नाजिया को तलाक हो गई है। ये सुनते ही मेरे हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर जा गिरा। मेरी नजरें खिड़की से पप्पो और अम्मी पर जम सी गईं और मेरे कानों में वो अल्फाज बार बार गूंजने लगे, नाजिया को तलाक हो गई है, नाजिया को तलाक। मेरे जहन में इस जुमले की बास गश्त गूंजने लगी। अम्मी हैरत से पप्पो को देखने लगी। क्या कह रही हो आपा, ये कैसे हो सकता है? वो बेयकीनी के आलम में बोली, वो तो बहुत खुश थी, जब मिलने आती थी महंगे तोहफे लाती थी। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। पप्पो ने अम्मी के कंधे पर हल्की सी चपत मारी और तंजी अंदाज में बोली, लो बताओ, मुझे गलतफहमी हुई है? अगले तो उसका सारा सामान वापस भेज चुके हैं और तुम हो कि मुझे झुटला रही हो। भाई शाबाश है तुम्हें राहिला। चलो आओ चलते हैं, एक खलकत उनके घर में जमा है। मैं अकेली उसके घर नहीं गई कि तुम्हें तो पता है तुम्हारी बहन की मेरे साथ कुछ खास बनती नहीं है। बस ये सोचा था कि तुम्हारे साथ मैं भी उसके घर के अंदर दाखिल हो जाऊंगी। अब खड़ी सोच क्या रही हो, जल्दी चादर ओढ़ो, पता तो चले आखिर हुआ क्या। अम्मी की आंखों में मजीद हैरानी और परेशानी झलकने लगी। आपा मेरे तो हाथ पैर सुन हो रहे, यकीन नहीं आ रहा जो कुछ आप बता रही हैं। पप्पो ने जोर देते हुए कहा, जाओ खुद जाकर देख लो, सामने गली में उतारा जा रहा है सारा सामान। फजीला के घर के सामने तो तमाशा लगा हुआ है। अम्मी कुछ देर सकते के आलम में खड़ी रही, फिर जल्दी से अंदर गई, चादर उठाई और खाला के घर की तरफ दौड़ पड़ी। मैं खिड़की के पीछे खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन सच कहूं तो इस खबर को सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून उतरता जा रहा था। मेरी दुआएं कबूल हो चुकी थी। नाजिया, जिसने मुझे अमीर लड़के के लिए सिर्फ इसलिए मुस्तरद कर दिया था कि मैं उससे कम तालीम याफ्ता और एक मामूली हैसियत का मालिक था, आज उसी पढ़े लिखे और अमीर लड़के के हाथों तलाक याफ्ता का लेबल लगाकर अपनी माँ के घर वापस आ चुकी थी। मेरा दिल खुशी से झूमने लगा। ऐसा लगा जैसे कुदरत ने खुद मेरे लिए इंसाफ किया हो। मेरे होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। मैंने आईने के सामने जाकर अपने बालों को कंघी से दुरुस्त किया, हल्का सा परफ्यूम अपनी शर्ट पर लगाया और दिल में एक अजीब सी खुशी लिए खाला के घर के बाहर होने वाले तमाशे को देखने के लिए निकल पड़ा। गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर मैंने देखा लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर आपस में बातें कर रहे थे। हर कोई हैरान था और नाजिया के तलाक की खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। खाला के घर के सामने एक ट्रक खड़ा था जिससे नाजिया के कपड़े, बर्तन और दूसरी चीजें नीचे उतारी जा रही थी। फजीला खाला एक तरफ बेबसी से खड़ी थी और नाजिया उनके पीछे सर झुकाए खामोश खड़ी थी। नाजिया के चेहरे पर वो चमक, वो एतमाद अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। वही नाजिया जो कभी मुझे कमतर समझती थी, अपनी मोहब्बत के हाथों बेयार और मददगार लग रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं इस मौके पर खूब कहकहा लगाकर उसे देखूं, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। अम्मी खाला के पास पहुंची और उनसे लिपट गई। ये क्या हो गया फजीला, ये कैसे हुआ? अम्मी की आवाज में गहरी हमदर्दी थी। खाला की आंखों में आंसू भर आए। क्या बताऊं, वो कमबख्त लड़का जिसे हमने इतने मान से दामाद बनाया था, उसने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अम्मी ने नाजिया की तरफ देखा जो अब भी खामोश खड़ी थी। नाजिया, कुछ बोलो, आखिर ये सब कैसे हुआ? नाजिया ने नजरें झुकाया आहिस्ता से कहा, खाला, वो आदमी सिर्फ अमीर और तालीम याफ्ता था, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसकी अम्मी ने आह भरी। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के चंद महीनों बाद ही उसने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी। वो नाजिया पर हाथ उठाता था, इसकी तौहीन करता था और इसे हर वक्त गरीब घर की लड़की कहकर मजाक उड़ाता। अम्मी ने हैरत से पूछा, फिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया? खाला ने एक हल्की सी तलखसी के साथ जवाब दिया, आपा मैं आपको भला क्या बताती, मैं तो आपके सामने निगाह उठाने जोगी भी नहीं रही। शायद आप ही ने मुझे बद्दुआ दी थी, तभी मेरी बेटी बच न सकी। तो अम्मी ने एकदम टहल कर उनकी तरफ देखा और कहा, अब तुम मुझ पे ये इल्जाम भी लगाओगी? अल्लाह की बंदी, रिश्ते तो आसमान पर बनते हैं। जब ये रिश्ता हमारे मुकद्दर में नहीं था तो भला मैं उसे क्या बद्दुआ निकालती? फिर तुम्हारी बेटी मेरे लिए गैर तो नहीं थी। मैंने भी तुम्हारी तरह इसे अपनी बेटी की तरह ही रुखसत किया था और बेटियों के उजड़ जाने पर माएँ दुखी ही होती हैं, चाहे वो रिश्ते में खाला ही क्यों ना हो। लेकिन कम अज कम तुम हमें कुछ तो बताती ताकि हम उस वक्त ही उस लड़के से बास पुरस कर सकते। मैं आपको क्या बताती आपा, नाजिया तो मुझसे हर बात छुपाती रही। जब भी पूछती तो यही कहती थी कि ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, जाजिब बहुत ख्याल रखता है। तो मैं भी मुतमईन हो गई, लेकिन ये तो चुपचाप उनके तमाम मजालिम सहती रही कि अपनी बेवा माँ को आखिर बताए भी तो क्या बताए। और भला एक कमजोर माँ कर भी क्या सकती है? बस एक छोटी सी खता पर उन्होंने इसे पहले घर से निकाला
और फिर बहाना ये बनाया कि इसने अभी तक हमें कोई भी औलाद की खुशी नहीं दी और फौरन ही इसे तलाक देकर घर भेज दिया। काश वो इतना संगीन कदम उठाने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। मैं खुद अपने दामाद को दूसरी शादी की इजाजत देती और उसके आगे हाथ जोड़कर कहती कि इसे तलाक न देना, ये तुम्हारे घर के कोने खुदरे में पड़ी रहेगी। लेकिन इस बात की नौबत ही ना आई। वो रोने लगी तो अम्मी उन्हें हौसला देकर अंदर ले गई। मैं वहां खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था और मेरे अंदर अजीब सी कश्मकश पैदा हो रही थी। एक तरफ मेरी खुशी थी कि नाजिया का गुरूर टूट गया, लेकिन दूसरी तरफ उसके दुख ने मेरे दिल को अजीब सा बोझल कर दिया। नाजिया के घर की दहलीज पर कदम रखते ही मुझे एक लम्हे के लिए सब कुछ धुंधला सा महसूस हुआ। सहन में जहेज का सामान बिखरा पड़ा था, वही सामान जो मेरी नजरों के सामने खरीदा गया था, जिन्हें देखकर नाजिया ने कभी मेरे दिल पर ऐसी चोट लगाई थी कि मैं उसे आज तक भुला न सका था। आज वही सामान बेकदरी के आलम में जमीन पर बेतरतीबी से बिखरा हुआ था। मैं चंद लम्हे सहन में खड़ा रहा और मेरी नजरें उस सामान पर जम गई। खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल, कढ़ाई वाले पर्दे और शो पीस जो एक वक्त में नाजिया के गुरूर की पहचान थे, आज बेबसी की तस्वीर बने पड़े थे। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उस सामान को देखते ही मेरा जहन फौरन माजी की उस तल्ख याद की तरफ पलट गया जब नाजिया ने अपने गुरूर के तीर से मेरे दिल को छलनी कर दिया था। मैं उस वक्त भी खाला के घर आया था जब इसी सहन में नाजिया के जहेज का नया सामान आया था। वो अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी और खुशी और गुरूर से हर चीज को देख रही थी। मैंने हिचकिचाते हुए सलाम किया तो नाजिया ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। आ गए तुम, देखो कैसा सामान है, उसने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। बहुत महंगा आया है, बहुत कीमती है, तुम तो शायद इस जैसा सोफा 7 जन्म में न ले सको। मेरी नजरें उसकी इस बात पर झुक गई, लेकिन वो रुकी नहीं। जानते हो, जाजिब ने मेरे अकाउंट में पैसे भेजे थे और कहा था कि जो दिल चाहे वो खरीद लो। तो मैंने दिल खोलकर अपनी पसंद की हर चीज खरीद ली। ये बेड, ये पर्दे, ये शोपीस, ये सब मेरी पसंद के हैं। मैं उस वक्त उसके अल्फाज सुनकर जैसे जमीन में धंस गया था। उसके हर लफ्ज ने मेरी औकात का मजाक उड़ाया था। उसने मेरे दिल को एक ऐसे कांच की तरह तोड़ा जिसके टुकड़े आज भी मेरे सीने में चुभते हैं। लेकिन तब वो हवाओं में थी। मेरी उदासी देखकर बोली, तुम्हें क्या लगता है? नाजिया ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुमने तो कभी ख्वाब में भी ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। जाजिब ने तो मेरी एक कॉल पर सब कुछ मेरे कदमों में डाल दिया। और तुम तो ख्वाबों में भी ये सब पूरा न कर सकते। मेरा दिल चाहा कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने अपनी जिंदगी में उस लम्हे से ज्यादा बेबसी और जिल्लत कभी महसूस नहीं की थी। उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी मोहब्बत नाजिया के लिए सिर्फ एक मजाक थी, एक ऐसा मजाक जिसका वो बार बार मजा ले रही थी और मेरे दिल को तोड़ती जा रही थी। और आज उसी नाजिया का खरीदा हुआ सामान जो कभी उसके गुरूर का ताज था, उसके घर के सहन में बेमोल पड़ा हुआ था। उसका हर शोपीस, कीमती पर्दा, गोया जहेज का हर सामान, हर चीज उसके टूटे हुए ख्वाबों की कहानी सुना रही थी। और आज मैं सहन के बीचों बीच खड़ा था और तब नाजिया अंदर से निकली। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों की चमक मांद पड़ गई। वो मुझे देखकर नजरें चुराने लगी और खामोशी से वहां से जाने लगी थी कि मैंने उसे धीरे से पुकारा, नाजिया, ये वही सामान है ना? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। कौन सा सामान? मैंने सहन में पड़ी चीजों की तरफ इशारा किया। वही सामान जो तुमने एक दिन मेरे सामने बड़े गुरूर से दिखाया था, वही सामान जिसके बारे में तुमने कहा था कि मैं 7 जन्म लेकर भी ये नहीं दे सकता। आज ये सब कुछ यहां पड़ा हुआ है। एक अमीर आदमी के बैंक बैलेंस से खरीदा गया सामान तुम्हारे सहन में किसी काट कबाड़ की तरह पड़ा हुआ है। ये वही सामान तो है ना? नाजिया ने अपना निचला होंठ दांतों से काटते हुए मेरी जानिब देखा, मगर कोई जवाब नहीं दिया। फिर अर के नदामत से उसकी नजरें झुक गई। लेकिन जाने क्यों मेरा दिल आज वो सब कुछ उगलना चाह रहा था जो मैं एक अरसे से अपने दिल में दबा कर बैठा हुआ था। मैंने अपनी बात जारी रखी। मुझे आज भी तुम्हारी वो बात याद है नाजिया, जब तुमने मुझे बताया था कि जाजिब ने तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाले और तुमने दिल खोलकर अपनी पसंद की चीजें खरीद ली। तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारा तमस्खुर, तुम्हारा गुरूर, सब कुछ आज भी मेरी यादों में ताजा है। नाजिया ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने जो कहा वो गलत था, मैं जानती हूं। मैंने तलखी से हंसते हुए कहा, गलत? तुमने उस लम्हे मेरे दिल को तोड़ा नहीं था नाजिया। तुमने मुझे ये बावर करवाया था कि मैं 2 कौड़ी का हूं, और आज तुम्हारी वही तमाम ख्वाहिशात और गुरूर 2 कौड़ी का होकर यहां पड़ा है। नाजिया की आंखों में आंसू झलकने लगे। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी मुझे इस मोड़ पर ले आएगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब यूं होगा। मैंने उसकी तरफ देखा। जाने क्यों उसका रोना मेरे दिल की सख्ती को कम न कर सका।
माजी की वो तल्ख बातें मुझे पागल कर रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, नाजिया, तुमने जो मुझ गरीब की मोहब्बत के साथ किया, सच कहूं तो मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन ये सब तुम्हारी अपनी चॉइस थी। ये वही सामान है जिसे तुमने अपनी मोहब्बत से ज्यादा अहमियत दी थी, और आज ये सब कुछ तुम्हारे रिश्ते की तरह बेमोल पड़ा है। ये कैसा घाटे का सौदा किया है तुमने नाजिया। वो रोते हुए बोली, मैं गलत थी। मुझे शादी के चंद दिन बाद ही एहसास हो गया था। मुझे माफ कर दो। मैंने उसके करीब जाकर कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं नाजिया, लेकिन मेरे दिल पर जो जख्म तुमने लगाए हैं वो कभी नहीं भर सकेंगे। ये कहकर मैं वहां से चला आया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। एक तरफ मुझे सुकून था कि नाजिया को उसके गुरूर का जवाब मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बेबसी ने मेरे दिल को बोझल कर दिया। शायद ये जिंदगी का एक अजीब सबक था जो हम दोनों ने मुख्तलिफ तरीकों से सीखा था। दिन यूं ही गुजरते गए। मैं उस दिन के बाद से फिर दोबारा कभी उनके घर नहीं गया। अलबत्ता मैंने कामकाज करना शुरू कर दिया और दोबारा से फैक्ट्री में जॉब शुरू कर दी। नाजिया ने भी वक्त गुजारी के लिए घर के करीबी स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर दी, और आते जाते हुए एक दूसरे पर निगाह पड़ी जाती थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी। उसका गुरूर, वो चमकती हुई बोलती आंखें, वो इटला कर चलना और वो खुद एतमादी, सब कुछ खत्म हो चुका था। वो अक्सर मेरी तरफ देखती रहती। उसके चेहरे पर एक इल्तिजा सी होती, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन मैं जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर देता। मेरे दिल में उसके लिए कोई नरमी बाकी नहीं रही थी। अम्मी मेरे सर्द रवैये पर कई बार मुझे टोक चुकी थी। खाला पर बहुत बुरा वक्त आया है और तुम एक बार भी उनके घर नहीं गए, ये कहाँ की इंसानियत है। तो एक दिन मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई, तो मैंने उनसे कहा, अम्मी, मैं वहां जाकर क्या करूं। वो अपनी परेशानी का खुद शिकार हुई हैं। जब लोगों की नजरें सिर्फ दौलत पर होती हैं तो फिर अंजाम यही होता है। खाला ने रिश्ता करते वक्त क्या देखा था, सिर्फ जाजिब की दौलत। अब भुगत रही हैं तो मैं क्या करूं। अम्मी मेरी बात सुनकर खामोश हो जाती, लेकिन मैं उनकी खामोशी में एक गहरा दुख महसूस करता था। लेकिन वो खाला के घर जाना छोड़ नहीं सकती थी। आखिर उनकी सगी बहन थी, और बहन का दुख वो कैसे नजरअंदाज करती। वो खाला के घर जाती, उनके हालात देखती और वापस आकर मुझे बताती कि खाला किस हाल में है। खाला का शौहर तो बहुत पहले इंतकाल कर चुका था और नाजिया उनकी वाहिद औलाद थी। नाजिया की फिक्र और उसके हालात ने खाला को बीमार कर दिया था। वो हाई ब्लड प्रेशर की मरीजा बन गई थी, लेकिन ये सब सुनकर भी मेरे दिल पर कोई असर न हुआ। नाजिया की हालत देखकर भी मेरा दिल नहीं पसीजा। उसके लिए रहम महसूस करने के बजाय मेरे दिल में सिर्फ एक बात थी, बदला। मैं हर सूरत उससे बदला लेना चाहता था। मेरे दिल से नाजिया की वो बातें निकल ही नहीं रही थी, वो जुमले जिन्होंने मेरी खुददारी को चोट पहुंचाई थी। उसी की वजह से मैंने अपनी जिंदगी के तल्ख तरीन दिन गुजारे थे, और आज वो अपनी जिंदगी की मुश्किलात में मुब्तला थी। एक दिन अम्मी ने मुझे फिर से खाला के घर जाने का कहा, तो मैंने उनसे कहा, अम्मी, अगर आप वाकई चाहती हैं कि मैं कुछ करूं तो खाला से नाजिया का हाथ मेरे लिए मांग लीजिए। अम्मी ने हैरत से मेरी तरफ देखा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, जी हाँ अम्मी, नाजिया अब तन्हा है, आप उससे मेरा निकाह करवाएं। अम्मी का चेहरा पहले हैरत से खिल गया, फिर खुशी से दमकने लगा। तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी, मैं आज ही जाकर बात करती हूँ। अम्मी शायद ये बात नहीं जानती थी कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। अगर उन्हें जरा सी भी भनक पड़ जाती तो हो सकता था कि वो मेरा रिश्ता कभी भी नाजिया के साथ ना होने देती। नाजिया मेरे लिए किसी के हाथ से निकला हुआ एक सेकंड हैंड माल था। मुझे उसमें रत्ती बराबर कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं बस इतना चाहता था कि मैं उसे ऐसा मजा चखाऊं कि वो सारी जिंदगी याद रखे और आइंदा कभी भी किसी की गुर्बत की वजह से उसका मजाक उड़ाने के काबिल न रहे। अम्मी अगले दिन ही खाला के घर गई और मेरे लिए नाजिया का हाथ मांगा। मुझे यकीन था कि इस बार खाला इनकार नहीं कर सकती, और ऐसा ही हुआ। खाला ने हिचकिचाते हुए बात मान ली और नाजिया ने भी खामोशी से हामी भर ली। शायद उसकी आंखों में जिंदगी की शिकस्त का एहसास आया था कि इनकार की गुंजाइश ही न थी। सादगी से निकाह की तकरीब हुई, न कोई धूम धड़का, न कोई बड़ी तकरीब। बस चंद करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में हमारा निकाह हुआ और नाजिया को मेरे घर रुखसत कर दिया गया। आज वो रात थी जिसका ख्वाब मैं अरसे से देख रहा था, लेकिन उस ख्वाब की ताबीर इस तरह से निकलेगी ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं हुजरा उरूसी में दाखिल हुआ, जिसे मैंने बिल्कुल अपने दिल की तरह वीरान रखा था। हालांकि अम्मी बहुत चाह रही थी कि मैं अपना कमरा सजा लूं, जबकि मैं नहीं माना। जब मैं नहीं माना तो उन्होंने खुद बाजार जाने की ठानी, लेकिन मैंने सख्ती से मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है खामखा खर्चा करने की। वो कौन सी पहली बार दुल्हन बनी है जो आप इतनी दौड़ धूप कर रही हैं। तो मेरी बात सुनकर अम्मी एकदम से चौंकी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो मैं चिढ़ गया। क्या गलत बात की है मैंने जो आप ऐसे मुझे देख रही हैं? सही तो कह रहा हूं, लेकिन वो तुम्हारी दुल्हन बनी है, आखिर उसके कोई तो अरमान होंगे ना। अम्मी, वो अपने अरमान अपनी पहली शादी में पूरे कर चुकी है। ये जितना बड़ा घर है ना आपका, इतना बड़ा तो उसके ससुराल में कमरा था।
जिसे जाजिब ने खूब सजाया होगा। हम जितना भी अपनी औकात से बढ़कर इस कमरे की सजावट कर ले, उसे अपनी पहली शादी वाली सजावट नहीं भूल सकती। तो अम्मी मेरी बात सुनकर चुप हो गई। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर किसी किस्म की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि दूर दूर तक संजीदगी छाई हुई थी, जिसे महसूस करके उसने अपना सर झुका लिया। वो पत्थर की मूर्ति की तरह बिल्कुल खामोश थी। इतना मेकअप करने के बावजूद उसके चेहरे पर किसी किस्म की कोई चमक नहीं थी। उसकी आंखों में एक खालीपन जरूर था, लेकिन इसके साथ साथ एक उम्मीद भी थी जो वो मुझसे बांध कर बैठ गई। लेकिन उसके चेहरे पर आज मुझे गुरूर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। उसे बहुत बुरी शिकस्त हुई थी। वो एक शिकस्त खुर्दा लड़की की तरह लग रही थी, जिसके दिल के अरमान अब भी बहुत थे। लेकिन मैं अपने जज्बात का क्या करता, जो इंतहाई सर्द पड़ चुके थे। मैंने तो ये सोचकर ही कमरे में कदम रखा था कि मैं नाजिया से अपनी सारी बेकल रातों का हिसाब लूंगा। मैं उसे वो तमाम दर्द वापस दूंगा जो उसने मुझे दिए थे। लेकिन जब मैं उसके करीब गया तो उसके चेहरे पर मायूसी और थकन देखकर मेरे दिल की अजीब हालत हो गई। मैं चाहता था कि वो कोई बात करे, लेकिन वो तो मुंह में गंगियां डाले बैठी थी। तो मैंने आहिस्ता से उसे पुकारा, नाजिया, इस बार कमरा बेशकीमत फूलों और सामान से तो नहीं सज सका। यकीनन तुम्हें आज टूट कर जाजिब तो याद आया होगा, है ना? तो उसने निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा। यकीनन उसे मुझसे इस तरह की बात की तवक्को नहीं थी। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा, भाई सीधी सी बात यह है कि मेरी जाजिब की तरह कोई बहुत मिले तो नहीं चलती। मैं तो खुद मिल मजदूर हूं। अब जैसा है तुम्हें ये सब बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। तो वो एकदम से बोली, इस वक्त जाजिब का जिक्र कहां से आ गया? वो चैप्टर तो कब का मेरी जिंदगी से क्लोज हो चुका है। तो मैं एकदम जहरीली मुस्कुराहट से जाए हुए बोला, भला माजी भी कभी क्लोज होता है? तुम अपने माथे से तलाक याफ्ता होने का कलंक कभी छुपा सकती हो, लेकिन अब मेरी शादी आपसे हो चुकी है। मैं अब तलाक याफ्ता नहीं, बल्कि एक शादीशुदा और आपकी मनकूहा हूं। ऐसे में नामहरम मर्द का जिक्र करने का क्या फायदा? और आप उसके साथ मवाजना क्यों कर रहे हैं? मवाजना मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये मवाजना तुम अपने और मेरे दरमियान खुद लेकर आई थी। कभी याद है या भूल गई हो वो अमीरी गरीबी के मवाजने? तो वो मेरी बात सुनकर हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगी। उसके माथे पर पसीने की हल्की हल्की बूंदें दिखाई दे रही थी। उससे प्यार मोहब्बत का दिल नहीं चाह रहा था, बल्कि जिस तरह उसने मुझे रौंदा वैसे ही उसे रौंदने को दिल कर रहा था। मैं उसे अजियत देने उसके करीब गया। मैंने खींचकर दुपट्टा उसके सर से उतारा और दूर फेंक दिया। इससे पहले कि मैं उसे मजीद अपनी हैवानगी का निशाना बनाता, मेरी नजर उसके जिस्म पर ताजे गहरे जख्म के निशानात पर पड़ी। तो मैं तड़प उठा और फौरन गुस्से से पूछा, ये जख्म कैसे है? तो वो बिलक बिलक कर रोने लगी। ये सब जाजिब के दिए हुए तोहफे हैं। वो शराब के नशे में धुत मुझसे मारपीट करता, सिगरेट से दागता। गर्मियों में मेरे जख्म बिगड़ने लगे, मगर उसने इलाज न करवाया। अब ये जख्म तकलीफ देते हैं। मैंने जॉब इसीलिए शुरू की थी कि 4 पैसे आएंगे तो अपना इलाज मुआलजा करवाऊंगी। बखुदा मैं ये शादी भी इसीलिए नहीं करना चाहती थी, लेकिन अम्मी, आपको पता है कि वो बहुत बीमार है, इसीलिए मैंने उनके खातिर हाँ कर दी। वरना मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं पहले जैसी नाजिया आपके लिए कभी भी नहीं बन सकती थी। आप जो चाहे करें, लेकिन अम्मी को मत बताइएगा। वो कैंसर पेशेंट है। मैं चाहती हूँ कि उनकी जिंदगी की जो थोड़े से दिन रह गए हैं वो सुकून से काटें। वो मेरा कोई दुख लेकर इस दुनिया से ना जाए। ये कहकर वो बिलक बिलक कर रोने लगी, जबकि मैं एकदम नदामत का शिकार हो गया और सोचने लगा कि मैं ये क्या करने चाह रहा था। बदले की आग ने मुझे किस कदर अंधा कर दिया है कि जिसको मैंने दिन रात दुआओं में मांगा था, मैं उसी को तकलीफ देने का सोच रहा था। वो सिसकियां लेकर रोए जा रही थी और उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। तो मेरे दिल में एक अजीब सी कसक जागी। नाजिया की ये हालत, ये दर्द, ये जख्म, मैंने कभी सोचा भी ना था कि उसके गुरूर के पीछे ऐसी कहानियां छुपी होंगी। वो जो कभी अपनी खूबसूरती, अपनी खुशियों और अपनी चमकती दुनिया पर नाज करती थी, आज उसके चेहरे पर थकन, जख्मों की छाप और आंखों में ऐसा दर्द था जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता था। मेरे कदम पीछे हट गए। मेरे दिल में जो बदले की आग थी वो ठंडी पड़ गई। नाजिया के बिलखते वजूद को देखकर मुझे लगा कि मेरे अल्फाज और रवैये ने उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। वो बुरी तरह तड़प रही थी। वो अपनी माँ के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने पर आमादा थी, और मैं कितना बुरा था। नाजिया, मेरी आवाज बेख्तियार निकली, लेकिन वो मेरी तरफ देखे बगैर रोती रही। उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। मैंने पहली बार महसूस किया कि वो इतनी कमजोर कभी नहीं थी। मुझे माफ कर दो, मैंने आहिस्ता से कहा और करीब होकर जमीन पर बैठ गया। उसने रोती हुई आंखों से मेरी तरफ हैरत से देखा। शायद उसे यकीन नहीं आया कि मैंने ये अल्फाज कहे। वो टुकर टुकर मेरी तरफ देखने लगी तो मैं नदामत भरे लहजे में बोला, मैं गलत था।
नाजिया, मैंने हमेशा तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से चाहा है। मैंने तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी दुआएं मांगी, और जब तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मेरा दिल नफरत से बदल गया। लेकिन आज तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो खामोशी से मेरी तरफ देखती रही, फिर धीरे से बोली, आपको तकलीफ देने का हक है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैं जानती हूं कि मैंने आपका दिल तोड़ा, आपके ख्वाब तोड़े, और शायद उसी की सजा मुझे मिली है। लेकिन मेरी आपसे एक ही दरखास्त है कि मेरी मां को कुछ ना बताइएगा। मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया, और पहली बार मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत थी, कोई तलखी नहीं। नाजिया, तुम्हारी अम्मी मेरे लिए गैर नहीं है। तुम बार बार ऐसा कहकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हो? और हाँ, मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें मुझसे कोई और तकलीफ नहीं होगी। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी मेरी तरफ से बेयकीनी थी। मैंने आहिस्ता से उसके चेहरे से आंसू साफ किए। नाजिया, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन शायद ये जिंदगी हमें एक और मौका दे रही है। शायद हम एक दूसरे के जख्मों को भर सकते हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। मैं उठा और उसके लिए पानी लेकर आया। ये लो, पी लो, तुम्हें सुकून की जरूरत है। वो खामोशी से पानी पीती रही और मैं उसे देखता रहा। मुझे लगा कि नाजिया वो नहीं थी जो कभी मेरे सामने खड़ी होकर अपने गुरूर का इजहार करती थी। ये नाजिया एक नई नाजिया थी जो टूट फूट का शिकार हो चुकी थी, लेकिन अब भी अपनी मां के लिए खड़ी थी। अगले दिन मैं नाजिया को हॉस्पिटल लेकर गया, उसके जख्मों के लिए बेहतरीन मेडिसिन ली। वापसी पर आते हुए उसके लिए फ्रूट और जूसेस लेकर आया, और अपने हाथों से मैंने उसे नाश्ता देने के बाद मेडिसिन दी और उसे आराम करने के लिए कहा। मेरी अमली काविशों को देखकर वो अब कतरे मुतमईन नजर आ रही थी। चंद दिनों में ही नाजिया की हालत काफी बेहतरी की तरफ जाने लगी, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अब मैं उसके आराम का भरपूर ख्याल रखता। एक रात जब हम दोनों खामोशी से खाने की मेज पर बैठे थे, नाजिया ने आहिस्ता से कहा, आप बहुत बदल गए हैं। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। बदलना जरूरी था नाजिया, जिंदगी ने मुझे बहुत सिखाया है, और शायद तुम्हें भी। वो सर हिलाकर बोली, हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे बड़ी बात यह कि मोहब्बत का मतलब किसी की दौलत या हैसियत नहीं, बल्कि दिल का खुलूस होता है। मैंने मोहब्बत पाश नजरों से उसकी तरफ देखा। वो पहली बार अपने दिल से मुस्कुरा रही थी। नाजिया और मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी का सफर बड़े हौसले से शुरू किया। कुछ मैंने अपनी तलखियां पीछे छोड़ने का फैसला किया, और कुछ नाजिया ने अपनी गलतियों से सीखकर एक नई जिंदगी का आगाज किया। हमारी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन हमने एक दूसरे के लिए सब्र और मोहब्बत का रास्ता चुना। नाजिया के जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरने लगे, और मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत कब की दोबारा से जिंदा हो गई थी। हम दोनों ने अपनी तमाम पुरानी बातें भुलाकर एक दूसरे को मौका दिया, और यही मौका हमें नई जिंदगी की तरफ ले गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।